एक चीज़ देखना चाहते हैं कि भारत में शिक्षा की नीति और शेड्यूल कास्ट का उद्धार कैसे हो सकता है। इसको हमें ये समझते हैं कि पुरातन से चली आ रही है भारत की जो शिक्षा नीति है, शुरू से चली आ रही है। उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि रामायण काल में जो शिक्षा की देन थी, यहाँ वालों में सुंदरकांड जैसे पढ़ाते हैं तो सुंदरकांड की वजह से रामायण की उच्च कोट की सेवाएं मानी जाती हैं। उसको पढ़ने के बाद में उद्धार सुद्धार दोनों चीज़ होती। इसी तरीके से चूँकि उसमें भी एक वैद्य थे शेड्यूल कास्ट के, वैद्य सुखेन, इन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया था और राम लक्ष्मण लंका में रुक जाते। उनको आगे बढ़ाने में अपने राजा रावण से लड़ करके, उसकी बात न मान करके अपने धर्म का उसने पालन किया। रामायण के एपिसोड में दिखाते हैं, लेकिन केवल उनके वजह से रामायण आज तक जीवित है। सुखेन की सेवाएं कम दर्शाई जाती हैं। हो सकता है कहीं महाभारत में किसी एपिसोड में थोड़ा बहुत जिक्र करते हों, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के थे, इस वजह से मात्र वैद्य थे। लेकिन संजीवनी बूटी की सूचना, उसको बटक करके लक्ष्मण को जिंदा करना ही जीत थी। ये रामायण का सबसे बड़ा मेन पॉइंट था। ऐसे ही इस शेड्यूल कास्ट के साथ में महाभारत काल में भी विदुर जैसे महान, कर्ण को शेड्यूल कास्ट मान लिया, ठीक है, तो इन लोगों की भूमिका रही तो इन्होंने उसमें अपना हस्तक्षेप किया। इसी तरीके से राजस्थान के आला उदल की लड़ाई में ये शेड्यूल कास्ट के थे। उसके बाद में भाई देश में तरक्की होती रही, जो भी होता रहा, आना जाना बना रहा, लोगों के अटैक होते रहे, आक्रमणकारी आते रहे जाते रहे। इस भूमिका में अंग्रेज़ों को हटाने में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की भूमिका रही। उनके ज्ञान और ताकत के कारण अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर के, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू बीच में आए हों, महात्मा गांधी आए हों, ये सेकेंडरी लाइन पर थे। लेकिन शेड्यूल कास्ट वाली बात जो आई है, इसमें अंतर्निहित है कि इनके द्वारा अगली कार्रवाई जो की गई है, सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसे उसके बाद में छोटी सी बात बताता हूँ, जगजीवन राम बिहार के प्रकांड पंडित, भाषा के धनी, देश को संचालित कराने वाले प्रमुख आदमी थे। अब उनके बेटी हैं, उनको बिहार से हटा करके दिल्ली में से चुनाव लड़वाया जाता है। तब जब बिहार में आदमी की व्यवस्था कौन देखेगा, ये तो सिमट करके दिल्ली तक रह गई। इस तरीके से उनके साथ में आज जो स्थिति है, आज हमारी स्थिति में बहुत सुधारात्मक कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि देखिए, शिक्षा एक ऐसा है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा किसी भी रूप में मिले, तो शिक्षा का जो दायरा है हमने ख़त्म कर रखा है। हमारी सोच है ही नहीं। आम समाज जो है पंचायत तो कर रहा है। शिक्षा को दो भागों में देखिए आप बटा हुआ है, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल। ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा का भाव है, उसमें ये मिड डे मील जो बीच में कर दिया गया, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, अब बच्चे केवल कटोरी, प्लेट और गिलास लेकर के जाते हैं और एक चम्मच ले जाते हैं, उसे बजाते हुए जाते हैं और बजाते हुए आ जाते हैं।
उनका जो है संचालन सुबह से शाम तक प्रधान और प्रधानाध्यापक के हाथ में है। उसमें चाहे वो कीड़े पड़े हुए हैं, 10 जगह से सूचना मिली है कि उसमें चावलों में कीड़े निकले, और केवल चावल खिचड़ी बनाते हैं। जो अगर मिड डे मील है, बीच का भोजन है, उस समय खाना पूरा मिलना चाहिए, सारा सब चीज़ मिलनी चाहिए, और उसमें भी उसको हटा करके समाज के उन आदमियों के घरों पर भेज दिया जाए जिनको आप खिलाना चाहते हैं। गरीब हैं, गरीबी में कुछ ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के सारे गरीब हैं, उनके यहाँ ना भेजें, लेकिन जो गरीब हैं वास्तव में दिखाई देते हैं प्रधान को, तो प्रधान उसमें पैसा बचाता है, प्रधान अध्यापक पैसा बचाता है, उन्हें खा रहा है, उनमें संघर्ष होता है। स्कूलों को संघर्ष के कारण बंद कर लिया जाता है, स्कूलों की पढ़ाई बंद। इसी तरीके से शहरी स्टाइल में जो पब्लिक स्कूल हैं, पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश का बोलबाला है, इंग्लिश में बच्चे जानते नहीं हैं। हिंदी इनकी जीरो है, हिंदी में कुछ नहीं जानते, इतने कमज़ोर हैं कि आप उसका हिंदी में कोई लेटर नहीं लिखवा सकते इंग्लिश स्कूलों वालों को। देश को हिंदी की भी ज़रूरत है इंग्लिश की जगह पर। जो उसी साथ में मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं, मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो साइंस में ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल सवाल निकलने नहीं। साइंस में कमज़ोर हैं तो ऑल ऑफ आर फेलियर लाइन। तो बाहर जाकर के वाक्पटुता कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक भाव से कमज़ोर हैं। तो शिक्षा में जो नीति है हमारी, उसी तरीके से जो टेक्निकल हैं, इंटरमीडिएट के बाद में ट्रैक हैं, नर्सरी से इंटरमीडिएट में जब तक पढ़ाई की जाती है उसके बाद ट्रैक हैं। उसमें से ट्रैक में टेक्निकल लाइनों पर चले जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे और दूसरी लाइनों में चले जाएंगे। बाकी बचे कुछ लोग जो है यूपीएससी में, पीएससी में, इनमें कंपटीशन में रहे। बाकी वैसे जो हैं जुगाड़बाजी में लगे रहेंगे। जितने छोटे स्तर पर भर्तियां हैं इन पर ध्यान दूसरे तरीके का दिया जाता है। वो जुगाड़बाजी से होते हैं, वो ही खुरापात करते हैं, उनका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता, एक ही जगह फिक्स जमे रहते हैं। चपरासी लेवल है, चपरासी लेवल को ये समझा जाता है कि ये तो बेकार है, चपरासी है। चपरासी जो है सबसे ज़्यादा काम करता है, अहमियत का काम करता है। वो बाहर अंदर की पूरी बात जानता है, ऑफिसर्स के बारे में जानता है कि इस दिन जा रहा है, इस दिन आ रहा है, उसके बारे में पूरा खुरापात वो ही करता है। शिक्षा जगत में वो जो है सबसे मेन कड़ी है। अन्य विभागों में भी इसका है प्रकोप, चाहे किसी विभाग में चले, तो चपरासी मेन भूमिका निभा रहा है। वो वहाँ रहना है, हर किसी विभाग में चले जाइए, चपरासी की मेन भूमिका है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेगा, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेन खुरापात करने वाला, मेन भ्रष्टाचार फैलाने वाला वो कड़ी है। उस कड़ी को पर नज़र रखा जाना बहुत ज़रूरी है। उसी के माध्यम से सारे सेटर बाहर खड़े रहते हैं और खुरापात करते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार उसी जगह से होता है, वहाँ से गेट से आगे बढ़ ही नहीं पाता। वहाँ चपरासी बैठा है, गेट कीपर बैठा, गेट कीपर भी चपरासी है एक, वो अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो अंदर घुसने के लिए वैसे तो घूमने के लिए तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये स्वतंत्रता शेड्यूल कास्ट को है ही नहीं। एडमिशन लेने जा रहा है तो एडमिशन नहीं मिल रहा, उसको एडमिशन मिल भी गया तो उसका वजीफ़ा लगा दिया गया। वजीफ़ा से ये सारे संस्थान चल रहे हैं, वजीफ़ा की वजह से ही सारे संस्थान जो बड़े हैं, जो प्राइवेट संस्थान है, उस पैसे का सारा सीधा इनके खातों में ट्रांजैक्शन होता है। उसी समय वो पैसा अगर उसको रोक दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% संस्थान आज ही बंद हो जाएंगे।
उसका प्रयोग उन लोगों पर होना चाहिए जितने टेक्निकल या अन्य शिक्षाएं जो ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों की वजीफे को तरह तरीके से, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है शिक्षा में बहुत बड़ी खतरनाक लहर है और इसका पालन कर रहे हैं। इसका सब लोगों को पता है। जानबूझ करके कई यूनिवर्सिटियों में बच्चों का जो सेटलमेंट करने वाले हैं, बाहर दलालगिरी कर रहे हैं, वो फर्जी कागज़ निकाल करके यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन दिला देते हैं। वो बच्चों को 10 जगह से वजीफ़ा मिलता है, किसी को पता नहीं है। क्लैरिफाई करा करके वो उसके गांव से इंक्वायरी हो सकती है, तो गांव की इंक्वायरी कोई मान्य नहीं है। उसी ज़िले का पता लिख देगा, उसी का पैसा आ जाएगा, समाज कल्याण से पैसा आ जाएगा, वो वजीफ़ा के रूप में आया, आपने इस्तेमाल कर लिया। उसको पता ही नहीं है कि मेरे को वजीफ़ा कहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिसमें पढ़ रहा है उसका बिल्कुल किसी को पता नहीं है। इसी के साथ ही बहुत सारे बिंदु हैं। अब जैसे महात्मा गौतम बुद्ध बाबा साहब ने जो नीति अपनाई थी कि शिक्षा के लिए, शिक्षा अगर सही तरीके से चलती रहे, उस पर ध्यान दिया जाए, चूँकि उसके लिए किताबें चाहिए, किताबों की कोई व्यवस्था नहीं, किताबें तरह तरह की हैं, उनको कोई किताब आज तक कोई मुहैया नहीं कराई गई। कपड़े हैं, कपड़ों की कीमत है, जो गरीब आदमी है वो कपड़ों को नहीं खरीद सकते। तो केवल बच्चों के लिए ये छोटा आदमी उस तरीके की लाइन नहीं दे सकता जो पब्लिक स्कूलों में या अन्य स्कूलों में पढ़ाया जा सके। पहले तो उनमें एडमिशन ही नहीं है, किसी को भी देखा जा सकता, किसी भी कॉलेज अप टू कोई पब्लिक स्कूल हो, उसमें संख्या देखी जा सकती है किसी बच्चे का एडमिशन हो गया हो। जो भी कोई सरकारी सेवक है तो वो डर की वजह से कराता है कि उसके भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको भी सही तरीके से किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करके बाईपास कर दिया जाता। उन पर कोई न कोई बार, मेनली कास्ट बार लगा करके उसके पीछे लग जाते हैं। और गरीबी के कारण मालदा लॉबी अब भी उसी को संचालन में रखना चाहती है कि ये उसी काम को करें। इस तरीके से सबसे बड़ी मेन बात ये है कि शिक्षा का जो हमारी जो नीति है, अब हम इसमें करें तो करें क्या। जैसे राजनीति में है, कहते हैं भाई लिखेंगे तो नीति की बात लिखेंगे, कहेंगे तो नीति की बात लिखेंगे करेंगे, और जो करेंगे उसमें अनीति छिपी हुई है। तो इसीलिए कहें नीति की, लिखें नीति की, करें अनीति की, यही नीति है राजनीति की। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें सब चीज़ें छोटे छोटे दोहों में छिपी हुई हैं। उनको समझना, भाई उनको आगे बढ़ा देंगे कि भाई तुम ये ले आओ, तुम ये ले आओ। बच्चों को अग्रसारित करते हैं। जब बच्चे के पास में उसके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ ला करके, यहाँ पराठे बनना भी सुबह के टाइम मुश्किल हो जाता है, तो बच्चा जो है बराबरी वहाँ नहीं कर सकता। खाने पीने वहाँ एक ही प्रतिबंधित रहना चाहिए। जैसे मिड डे मील को दिया गया है, तो मिड डे मील में केवल बच्चे, ज़्यादातर वहाँ केवल शेड्यूल कास्ट के जाते हैं। दूसरे वाले तो जो खाने के नहीं, उन्हीं को खिलाया जाता है। 5-7 होते हैं और 20 का खाना बनाया, 200 का दिखा दिया कि 200 का खाना बनाया। चूँकि उस पर युद्ध होता है, वो शिक्षा का एक युद्ध चल रहा है। तो छोटे स्तर पर शिक्षा का मिड डे मील युद्ध और बड़े स्तर पर वजीफा का युद्ध। उनकी फीस कोई निर्धारित नहीं, तो उसी पे अपना काम कर रहे हैं सारे के सारे। इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो एक को 3 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है,
और इसको शेड्यूल कास्ट वाले को 3000 में कोई नहीं रख रहा। तो कितना गंभीर प्रकरण है शिक्षा का, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाबा साहब से हम ये इनसे करेंगे, पंते जी से रिक्वेस्ट के इस बीच पे थोड़ा सा अपने विचार रखें, समझें और समझाएं। तो मैं ये उनसे आशा करूंगा कि इसमें जो है थोड़ा सा तर्क संगत तरीके से कॉलेजों में चलें। हम लोग भी हैं जो शिक्षा की लाइन को निकटता से जानते हैं, उनको साथ रखें, पूरे देश में इसमें जो है संचालित रहें, करें, उसमें देखें। हर कॉलेज में एक भंते जी होना चाहिए, एक भंते जी जरूर होने चाहिए, वो जो भी शिक्षा में अपना योगदान दे सकें। मैं इसकी रिक्वेस्ट भंते जी के माध्यम से, जो मोदी जी इस पे विचार करते हैं, इसलिए मोदी जी की तरफ को भी इन्हें पूरी टीम बना करके सबको चलना चाहिए। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे साथ में। तो वो मैं समझता हूँ कि एक भंते जी एक स्कूल में छोटे से लेकर बड़े तक कम से कम एक भंते जी वहाँ उपस्थित रहें, वो अपनी क्लास चलाएं, वो अपने बाबा साहब के और भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को स्थापित कराने में भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय हिंद।